नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सत्र में हूँ आपके साथ संजीव चौधरी। एक बहुत ही सनसनी टॉपिक पे आपके साथ मुखातिब होने आया हूँ, जो कि देश में बहुत ही ज़्यादा सनसनी बनी हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव आया है संसद में, उस पे हर तरफ चर्चा चल रही है, लेकिन आम जनता को ये समझना मुश्किल हो रही है कि आखिर ये कितना उचित है और कितना अनुचित है, कितना लोकतंत्र के लिए अच्छा है और कितना बुरा है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो सत्ता पक्ष है वो अपने हिसाब से आम जनता को समझा रही है, और जो विपक्ष है वो अपने हिसाब से इसको सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। आप सभी इस पे मेरे जो तर्क हैं उस पर आप ध्यान देंगे और अपने तर्क रखेंगे, उसके साथ जो आपका बीच का रास्ता होगा उसको निकालने का प्रयास कीजिएगा कि जिस व्यवस्था को अभी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, यही व्यवस्था इतिहास में ऑलरेडी चल रही आ रही थी। अगर आप शुरुआती दौर की बात करें तो ये व्यवस्था पहले भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऑलरेडी चल रही थी। पहले से ही व्यवस्था जो चल रही थी, आखिर वो क्यों भंग हो गई, क्यों वो आगे नहीं चल पाया, इस सभी पे आप नज़र रखें। सबसे पहले देश 1950 ईस्वी को संविधान को अंगीकार करती है और 1951-52 में आम चुनाव होता है। देश का पहला आम चुनाव जब होता है तो वहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन ही होता है। वन नेशन वन इलेक्शन का क्रम चलता रहता है और सबसे पहली बार 1959 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन केरल पे लगती है और वहाँ पे विधानसभा चुनाव भंग होती है, और फिर 1960 में उसकी विधानसभा चुनाव कराई जाती है, जो कि पहली बार विधानसभा चुनाव क्रम से भंग हो जाती है। उसके बाद जो 1962 से 67 तक फिर से वो क्रमबद्ध तरीके से चलती है, लेकिन 1968-69 में फिर से कई राज्यों के कई कारणों से विधानसभा चुनाव भंग हो जाती है, और जस्ट उसके बाद 1970 में समय से पहले आम चुनाव कराया जाता है, और जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव भी भंग होती है, और उसके जस्ट बाद से ये चुनाव का क्रम जो है वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जैसे जैसे सबका चुनाव का तारीख आती है और सभी राज्यों का अपना अलग अलग चुनाव की तारीख की घोषणा होने लगती है, और वहाँ से ये क्रम ख़त्म हो जाती है। जो क्रम पहले चल रही थी वो क्रम यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, और फिर अभी उसी क्रम को लाने का प्रयास किया जा रहा है। देश के कई सारे ऐसी कमेटियां हैं जो कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तावित की है सरकार को कि ये फिर से लाया जा सकता है और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पिछले साल की बात करें तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। वही कमेटी भारत की राष्ट्रपति को इसी साल मार्च में अपना रिपोर्ट प्रस्तावित करती है, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि फिर से वो चुनाव कैसे कैसे हम करवा सकते हैं। उसमें कई सारे अमेंडमेंट भी शामिल हैं, जो कि कहती है कि सबसे पहले 82 में संशोधन किया जाएगा, 82(1)(a) और 82(1)(b) दोनों में संशोधन होगा, 83 और उसके बाद 172। और इस सभी जब अमेंडमेंट करने का प्रस्ताव दिया जाता है रामनाथ कोविंद कमेटी के द्वारा, तो फिर सरकार इस पर अभी हाल फिलहाल में दिसंबर के 12 तारीख को इसी शरद सत्र में इसको पेश करती है और कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन फिर से इस देश में कराया जाए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले बात तो ये है कि 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी है इसको पास करवाने के लिए, और ये बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा। लेकिन आखिर ये फिर से कब तक चल पाएगा, इसका कहीं ना कहीं कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे बहुत सारी अभी डिसीजन ऐसे सरकार के रहे हैं जिसका बहुत सारे फ़ायदे गिनाए तो गए हैं, लेकिन वो फ़ायदे जनता को मिला नहीं, और यह इसी में से यह भी एक कहीं ना कहीं व्यवस्था दिख रही है जिसके फ़ायदे गिनाए तो जा रहे हैं, लेकिन वो फ़ायदे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी 1% की भी श्योरिटी नहीं है। या रामनाथ कोविंद कमेटी के द्वारा ये फिर से ये कहीं ना कहीं ये बताया नहीं गया है कि आखिर किस तरीक़ा से ये फिर लॉन्ग समय तक चलता रहे। क्यों? क्योंकि ये पहले जो व्यवस्था हुई थी और जो भंग हुई, उस तरीके से ये भी तो भंग हो सकती है। वो कहते हैं कि हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी सरकार को ख़त्म कर सकते हैं। अगर कोई किसी का पहले कार्यकाल समाप्त हो रही है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम उस साल इलेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी का बीच में भंग होती है तो हम फिर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इलेक्शन करवाएंगे। क्या फिर उस पर सरकार का खर्च नहीं आएगा क्या?
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के डेट में ये सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एक दूसरे को चाहते हैं कि हम अपना सरकार बनाएं और हम अपना सरकार बनाएं। इसमें आप कई सारे इलेक्शंस आप देख सकते हैं, कई सारे विधानसभा चुनाव आप देख सकते हैं जहां पे जोड़ तोड़ की राजनीति करके अपना सरकार बनाया जाता है और फिर से वहां पे अपना सरकार का जब गठन हो जाता है तो इस तरीक़ा से आप अगर देखें तो कई जगह पे सरकार आपको गिरती हुई नज़र आती है। और जब सरकार गिरेगी तो फिर से इलेक्शन होगी, फिर से इलेक्शन होगी तो वो क्रमबद्धता टूटेगा और फिर वो कहीं ना कहीं फिर तो देश में इलेक्शन चालू ही रहा। अगर आप नगर निगम की चुनाव देखें तो वो बहुत ही स्थानीय मुद्दा पे डिपेंडेंट है, वो स्थानीय मुद्दा की बात करती है, लेकिन उसी में अगर लोकसभा चुनाव जुड़ जाती है तो वो केवल देश स्तर की मुद्दा की बात की जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी मुद्दा वहाँ पे ठप पड़ जाएंगे। वो जो छोटे चुनाव को लड़ने वाले लोग हैं वो उतने खर्च नहीं कर पाएंगे, वो अपनी बातों को उतना रख नहीं पाएंगे और बड़े बड़े जो कैंपेनर घूमेंगे, बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जब घूमेंगे, बड़े राष्ट्रीय पार्टी के जो कार्यकर्ता जब मंच पे उतरेंगे, बहुत बड़े बड़े खर्चे करके जब वो रैलियां करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जो मुद्दा है वो दब जाएगा। आप इस चीज़ को उल्टा में मत लीजिए, आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर कहीं ना कहीं अगर छोटे बिजनेसमैन अपना बिजनेस को फैला रहा है, वहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अडानी अगर आके वहाँ पे बैठ जाए तो वो आप बताइए कि कहाँ तक वो छोटा व्यापारी उस अपना व्यापार को वहाँ पे आगे बढ़ा सके, अगर उसी के बगल में बड़ा सा व्यापार करने वाला कोई खड़ा हो जाए। तो उसी तरीक़ा से आप इस चीज़ को भी समझिए कि अगर स्थानीय निकायों की चुनाव होती है और उसमें अगर बड़े दल के नेता आगे अगर कैंपेन करना शुरू कर दे और वो अपने राष्ट्रीय स्तर की बात करने लगे, वो अपनी जो चुनाव कैंपेन में खर्चे करते हैं उनका जो आप डाटा देखेंगे तो वो ह्यूज अमाउंट में खर्चे होते हैं। जो पूरे एक चुनाव में किसी इकाई के पास रुपया नहीं होता है चुनाव लड़ने के लिए, उतना से ज़्यादा वो एक एक रैलियां में खर्च कर देते हैं। अब समझिए कि अगर उतने खर्च करने वाले जहाँ पे हैं वहाँ पे वो छोटे जो इकाई के चुनाव लड़ने वाले, उसकी बात कौन सुनेगा, उसकी मुद्दा कौन समझेगा। तो सिंपल सा बात ये है कि यहाँ पे सीधा और सीधा लोकतंत्र में कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी आघात पहुँचेगी लोकतंत्र को और सिर्फ केंद्रीय मुद्दा हावी रहेगा। इस नुकसान को भरपाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि अभी जो चुनाव व्यवस्था चल रही है वो चलता रहे, क्योंकि कम से कम साल में 5 साल में जाते तो हैं मिलने के लिए जनता से। आज सबसे बड़ी बात आप समझने का प्रयास करें कि आज आपके पास अगर कोई केंद्रीय पार्टी ही क्यों ना हो, अगर एक राज्य में वो हारती है वो दूसरे राज्य में काम करती है ताकि वो अगला साल जब इलेक्शन दूसरे राज्य की होती है तो उसमें वो कैसे अच्छे वोट ला सके। लेकिन अगर आज के डेट में एक ही बार में सारा चुनाव हो जाए तो वो 5 साल तक उनको क्या सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, उनको ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, उनको अच्छे अच्छे बिल लाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। आपको तो ये बताया जा रहा है कि हम अच्छे से काम करेंगे, हम 5 साल जो है सो फोकस करेंगे विकास पे, लेकिन आप ये समझिए कि विकास का फोकस तो दूर की बात है, आप वो मुद्दे जो लाते हैं चुनाव में उस मुद्दे को लागू कर दे, वही बहुत बड़ी बात है। आज सिंपल सा बात है, आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो आज आप चुनाव से पहले कितने बार जाते हैं। आज अगर बिहार में चुनाव, उससे पहले मोदी जी कितने बार बिहार गए हैं। अगले साल बिहार में चुनाव है, आप बिहार चुनाव के टाइम पे देख लीजिएगा कि कितनी रैलियाँ हो जाएगी केंद्रीय मिनिस्टर के द्वारा। तो सिंपल सा बात ये है कि आप इस बात को समझें कि आप जो जनता है, अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो रखवाले हैं, ये आपके पास तभी ये नेता लीडर आपके पास पहुंच रहे हैं जब इनको आपसे वोट चाहिए। इसके अलावा आपकी उपयोगिता इनके जीवन में बिल्कुल नगण्य है, कोई ज़रूरत ही नहीं है आपकी, आपको पूछने वाले भी नहीं हैं। आपको चाय पिलाना और मटन खिलाना तो दूर की बात है, आपको एक पानी के गिलास तक नहीं पूछ सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये व्यवस्था कितना दिन तक चलेगा ये भी किसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। कल के डेट में लोकसभा चुनाव ही अगर भंग हो जाए, आखिर आप किस चुनाव व्यवस्था को आप केंद्र में रखेंगे, किसके हिसाब से आप चुनाव की तारीख का ऐलान करेंगे। क्या केंद्र का सरकार भंग नहीं हो सकती है क्या राज्य की सरकार ही भंग हो सकती है। अगर केंद्र का सरकार भंग हो सकती है तो क्या आप किसी एक राज्य की सरकार के अकॉर्डिंग आप उस चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। आखिर आप कैसे इस व्यवस्था को लॉन्ग टर्म तक खींच सकते हैं। आपने काला धन लाने के लिए आपने इतनी बड़ी अच्छे से समझा दी, पूरा देश समझा। आप अभी तक जैसे जैसे सत्ता पक्षधारी ने समझाया पूरा देश ने विश्वास किया, लेकिन दिक्कत यह है कि उसका आउटकम अच्छा नहीं आ पाया, उसका आउटकम जितना उम्मीद लगा के रखे वो आ नहीं पाया।
वो काले धन आ जाते तो कहीं ना कहीं हम ये भी समझते कि चलो ये भी सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन जब हम अपने भूत को देख रहे हैं कि ऑलरेडी इतिहास में ऐसा व्यवस्था था, वो नहीं चल पाया और फिर से पुनः ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है, ये कितना चल पाएगा इसके लिए विश्वास ही नहीं हो रही है। और हो सकता है कि ये फिर से एक कहीं ना कहीं अच्छे मुद्दा को झुठलाने के लिए, अच्छे मुद्दा को सेंटर से अलग करने के लिए, केंद्र बिंदु में जगह नहीं देने के लिए ये ऐसे मुद्दे आ जाते हैं। और इस खर्चे की जहाँ तक बात है, इस खर्चे को कम करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार अपना एक बजट फिक्स कर दे कि आप जो है लोकसभा चुनाव में इससे ज़्यादा बजट कर नहीं सकते। और ये बजट फिक्स तो है, लेकिन ये बजट हो कितना रहा है, ये इसको मेंटेन हो किया कितना जा रहा है। जो सरकारी खर्चे आपको जो इतना 1000 करोड़ दिखाया जाता है ना, वो एक डाटा है, जबकि खर्चा तो उससे कई गुना 1000 करोड़ ज़्यादा होता है। तो सबसे बड़ी बात तो सरकार वहाँ पे खर्चा पे कंट्रोल कर लेना। चुनावी खर्चा सबसे ज़्यादा तो पार्टी करते हैं, क्यों? क्योंकि उसको चंदे के पैसे आए रहते हैं। चंदा का पैसा खर्च करने में कितना, क्या आपको मुँह माया लगे? आपको मेहनत का कमाई थोड़ी है। मेहनत का कमाई तो आप जब खर्च करेंगे तब आपको परेशानी होगी ना। आपकी पसीने की कमाई थोड़ी है, आपकी खून की कमाई थोड़ी है, वो तो चंदे की कमाई है, रंगदारी की कमाई है, खर्च कर दो। तो वो सरकार उस पर तो व्यवस्था की नहीं। आरटीआई इतना हैवी मजबूत शासन व्यवस्था लेके आ रही थी इस लोकतंत्र के लिए, इस लोकतंत्र के हाथ को इतना मजबूत की थी, उस आरटीआई को तो खा गए। तो कहीं ना कहीं आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर आपको जो बताया जा रहा है उससे उसको दूसरे तरीक़ा से भी तो किया जा सकता है। अगर इसका दूसरी पहलू को आप अगर देखें तो अभी भी ये है, इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है, वो 6 महीने के जो इलेक्शन है उसको वो एक साथ करवा सकता है। ये पावर है इलेक्शन कमीशन के पास। इसको 6 महीने से 1 साल कर दिया जाए कि 1 साल के अंदर में जो चुनाव है उसको एक साथ कर दिया जाए। हो सकता है कि चुनावी खर्चा पहले इसको करके तो देख लें, फिर समझ में आ जाएगा कि कितना इस व्यवस्था को आगे चलाया जा सकता है, कितना इससे बेहतर अंजाम आ सकता है। फिर हम आगे सोच लेंगे कि हमको करना क्या है। तो पहले बात उस पर किया जाए ना, छोटी छोटी चीज़ों पे आप सफलता पाके तो दिखाएं। आप बड़ी वादे तो कर लेते हैं, लेकिन सफलता के नाम पे मिल जाता है लड्डू। उस लड्डू का क्या करना है भैया? लड्डू से मुंह मीठा करके थोड़ी सी सरकार चल पाएगी। अब सरकार तो तब चल पाएगी ना जब लोकतंत्र अच्छे से मजबूत कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जनता आप पे भरोसा करेगी। जनता का भरोसा जीतना है तो आप इस सब चीज़ों से ऊपर उठ के आप काम कर लीजिए ना। क्या ज़रूरत है आपको? आप 5 साल सोने का जुगाड़ मत कीजिए कि हम एक बार चुनाव में आए और 5 साल तक निश्चिंत रहे। अब मोदी जी को ये टेंशन हो रही है ना कि दिक्कत ये है कि आज यूपी का चुनाव में जाना है प्रचार करने के लिए, आज बिहार के चुनाव में जाना है, आज केरल के चुनाव में जाना है। लेकिन दिक्कत तो यहाँ पे ये है, वो ये चाहते हैं कि भैया चलो ठीक है, हम जो है थोड़ा चैन की जिंदगी, एज भी तो हो गया है, आप लोग को समझना पड़ेगा भैया, एज हो गया, एज के साथ वो अपना रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, ये दोनों पक्ष को कहीं ना कहीं जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाई जारी रहना चाहिए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट जो है वो जनता दे सकती है। जनता अपना राय रखेगी कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। ये हो सकता है जब ये कानून पास होती है या निरस्त होती है, ये देखते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी से, मैं हूँ आपके साथ संजय।